सेकेंड है add a few drops of concentrated acid to water and swirl the beaker slowly. बीकर को धीरे 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 आपको स्वेल्ड करना है, मतलब घुमाते रहना है। अच्छा, अब इसमें आप ये देखेंगे कि थर्ड जो स्टेप है वो है touch the bottom of the beaker. The bottom of beaker appears to be hot, showing that heat is evolved during the dilution of concentrated sulfuric acid. So it is an exothermic process. तो ये क्वेश्चन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो इसमें क्या करा कि एक बीकर लिया, फ्लास्क ले लिया, चलिए अब हमने क्या करा कि इसमें वाटर भरा हुआ है, ये वाटर है और एक टेस्ट ट्यूब की हेल्प से हमने इसमें थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ CONC कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको डाइल्यूट करना चाह रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि जब भी हमें किसी एसिड को डाइल्यूट करना होता है तो हमें एसिड में पानी नहीं मिलाना होता, हमको पानी में एसिड मिलाना होता है। तो हमने कुछ ड्रॉप्स जो है एसिड जो है वो पानी में हमने मिला दिया। अब पानी में मिलाने के बाद में हम ये देखेंगे कि फिर उसको हम स्वेल्ड कर रहे हैं, बीकर को धीरे 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 उसको ऐसे हम हिलाकर देख रहे हैं। तो हम ये देखेंगे थोड़ी देर बाद हम उसका बॉटम जो है वो टच करेंगे, तो बॉटम टच करने पर हमको वो बॉटम थोड़ा सा गर्म महसूस होगा। तो वो गर्म महसूस होगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिएक्शन हुआ है ना एसिड में और वाटर के बीच में, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हीट लिबरेट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसलिए डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एसिड को जो हम डाइल्यूट करते हैं दैट प्रोसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब हीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमको करना है स्टार्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये 10th क्लास का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है। जैसे मान लीजिए हमने एसिड और बेस की बात करी, सॉल्ट्स को तो हम अलग तरीके से स्टडी करेंगे। जैसे एसिड और बेस की बात करते हैं तो हमें एसिड्स की प्रॉपर्टी लर्न करनी पड़ती है, और एसिड्स की प्रॉपर्टी लर्न करने पर बेसिस की प्रॉपर्टी लर्न करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर अपोजिट ही है। ठीक है, और सेम चीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप देखेंगे, जो अगला चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टी याद करी, वो याद करी तो आप समझ लो नॉन मेटल की अपने आप ही याद हो जाएगी। पहला देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पहला है एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, खट्टा स्वाद होता है ना। एसिड्स कौन से वाले, एसिड्स भी ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड को मत रख लेना जीभ पर, पता चले जीभ भी जल गई। ठीक है, तो एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। उसके बाद सेकंड देखिएगा एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी हमें पता है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड देखिएगा, थर्ड है हाँ जी, थर्ड है कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी गेट एसिड सॉल्यूशन। तो एसिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी भी एसिड को पानी में मिला दिया। ठीक है, एसिड को ही पानी में मिलाते हैं, एसिड को पानी में मिला दिया तो हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन तैयार हो गया। एसिडिक सॉल्यूशन एक कंडक्टर की तरह काम करता है। कंडक्टर मतलब किस तरीके से, देखिए ऐसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास, अच्छा जो बैटरी होती है ना ये इस तरह से होती है, जैसे आपने देखा होगा कि जो टीवी का जो रिमोट होता है या फिर एसी का रिमोट होता है तो उसमें इस तरह से थोड़ा सा पॉइंटेड हिस्सा निकला रहता है स्टील का। ठीक है, पीछे से फ्लैट होती है। ठीक है, यहाँ बीच में उसकी जो ब्रांडिंग है ड्यूरासेल या एवर रेडी जो भी है वो बीच में लिखा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो हिस्सा बाहर निकला रहता है इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल।
एक कंसेप्ट है जो आप इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि हाँ ये स्टूडेंट है, दिमाग उल्टी सीधी चीज़ों में लगाता है लेकिन पोटेंशियल बहुत है इसके अंदर, है ना। वो मतलब पेरेंट्स, टीचर्स, क्योंकि उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ इसका दिमाग बड़ा तेज़ है, तो इसका मतलब कहते हैं ना कि दिमाग उल्टी सीधी चीज़ों में लगाता है लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बड़ी हंसी आ रही है, तो उसको पता है, उसी के बारे में बात हो रही है, ठीक। तो इसने ये बताया कि एक्शन फिल्म का कॉमेडी फिल्म बन गई, अब वो बनी क्यों है, वो बनी इसी की वजह से। तुमने वहाँ पर हरकतें दिखाई, मैंने कुछ नहीं करा। ये तुमने बोला ही होगा, बस कुछ भी बोलते हो तो वॉल्यूम इतनी हाई होती है, उसी से कॉमेडी हो जाती है। नहीं बोला, नहीं, अच्छा। मैं चुप थी, मेरा कोई दोस्त ही नहीं आया था, अगर आए थे तो मेरे को उनसे अलग बिठा दिया। अच्छा, मतलब टीचर्स भी जानते हैं तुम्हें, पूरा स्कूल जानता है। चलिए, तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एक कॉन्सेप्ट है। पोटेंशियल का मतलब ये है कि हम कितना काम कर सकते हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कोई भी जो बैटरी है, कोई भी बैटरी कितनी एनर्जी डिलीवर कर सकती है, ठीक है। बाकी पोटेंशियल्स की और भी बहुत सारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी में, पर हम ये कहेंगे कि एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होता है, मतलब उसका पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और एक टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पर होता है तो उसका पोटेंशियल कम होता है। दोनों पोटेंशियल्स के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, और कॉमन लैंग्वेज में उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम वोल्टेज बोल देते हैं। सुना है वोल्टेज टर्म, है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा, मतलब सोसाइटीज़ में तो हम ये देखते हैं कि सोसाइटीज़ में तो एक जैसी ही वोल्टेज आती है, लेकिन हमने ये देखा है नॉर्मल घरों में, हमने देखा है कि कभी कभी वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ जाती है, मतलब बल्ब या ट्यूबलाइट बहुत तेज़ जलने लगती है, पंखा बड़ी तेज़ चलने लगता है, और कभी कभी वो तो खराब होती है, और कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत धीरे चलने लगता है, तो हम कह देते हैं वोल्टेज कम है या वोल्टेज ज़्यादा है। तो वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पोटेंशियल कम है। पोटेंशियल भी गैसेस की तरह ही काम करती है, जैसे गैसेस होती है ना कि एक जगह अगरबत्ती जला दी, है ना, और पूरे घर में उसकी महक घूम गई। इसका मतलब क्या है कि अगरबत्ती की जो खुशबू है वो एक जगह हायर कंसंट्रेशन पर थी, ठीक है, और बाकी पूरे घर में वो लोअर कंसंट्रेशन पर थी। तो एक डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी गैस ट्रैवल करती है। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी हायर से लोअर की तरफ ट्रैवल करता है, ठीक है। इसी वजह से ये बोल दिया जाता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ ही करंट फ्लो करता है। आपने क्या करा, यहाँ पॉजिटिव में एक वायर लगा दिया, इधर नेगेटिव में एक वायर लगा दिया, इधर सैलोटेप चिपका दी, एक सैलोटेप यहाँ चिपका दी। फिर आपने क्या करा, वो जो दिवाली की पुरानी एक लड़ी पड़ी हुई थी जो खराब हो चुकी थी, उसमें से आपने एक बल्ब निकाल लिया, उस बल्ब में से 2 तार खींच लिए। अब उन 2 तारों को कनेक्ट करने से पहले आपने क्या करा, एक मग्गा ले लिया, मग्गा होता है घर में नहाते हैं जिससे, ठीक है, तो उसके अंदर पानी डाल दिया, और पानी के अंदर आपने थोड़ा सा हार्पिक टॉयलेट क्लीनर वो उसके अंदर मिक्स कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो हार्पिक क्यों मिक्स करा, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा H2SO4 होता है, ठीक है। वो मिक्स करके एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया, तो एसिडिक सॉल्यूशन मिल गया। बाकी तो घर में कहीं एसिड मिलेगा, ठीक है। नींबू से भी हो जाता है वैसे ही काम, सिट्रिक एसिड है, उसको भी अगर आप डालेंगे उससे भी काम हो जाएगा। तो आपने क्या करा, एक वायर लिया, एक वायर को यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे ही, मतलब ओपन वायर को ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरा वायर का टुकड़ा लिया, और यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पर वो जो आपने दिवाली की लड़ी में से बल्ब निकाला था ना, तो यहाँ लगा दिया। और आप ये देखोगे कि वायर ये और ये दोनों जुड़े हुए होने चाहिए, तभी तो बल्ब फ्लो करेगा, लेकिन जुड़े हुए नहीं है, उसके बावजूद भी बल्ब फ्लो करने लगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो अंदर एसिडिक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर करा है, ये कंडक्टर है, तो एसिड्स जो है वो करंट को कंडक्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, से तार जुड़ी हुई है। हाँ, ये तार जुड़ी हुई नहीं है, ये करंट जो है, अगर तार जुड़ी हुई होती तब तो करंट फ्लो करता ही करता, बल्ब फ्लो करता ही करता। छोड़ो, ऊपर की बात है। चलिए, तो देखते हैं, एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। पहली प्रॉपर्टी, खट्टा स्वाद होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तीसरी प्रॉपर्टी, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशंस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, समझ गए।
तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाने का तरीका ये इस वजह से था, मेरा पर्पज़ ये था कि आप ये मत सोच रहे ना कि एसिड को ऐसे फेंका और करंट जा रहा है, फ्लो करता है, ठीक है। तो एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी तो वायर में ही फ्लो करेगी ना, लेकिन अगर वायर बीच में से टूट गया है और वायर को आप किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो एसिड के थ्रू कंडक्शन शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपकी टोटल 3 प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड्स जो हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल प्लस एसिड, तो ये बनता है कोई सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए जी, अब इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक मेटल देन जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। कैसे? मेटल की जगह मैंने लिया जिंक, एसिड की जगह हमने ले लिया H2SO4, ठीक है। और देखिए इसको, इस रिएक्शन को करना आपको आता है, ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बता दो? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत बढ़िया। तो जिंक का जो वैलेंसी है, जिंक की वैलेंसी 2+, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1+, सल्फेट SO4 की वैलेंसी 2-। आपको मालूम है कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो जिंक हाइड्रोजन को कहेगा चल बेटा निकल, मैं तेरे से ज़्यादा रिएक्टिव, डिस्प्लेस कर देगा। जब डिस्प्लेस करेगा तो जिंक सल्फेट के साथ में जुड़ जाएगा। जिंक की वैलेंसी 2 है, वो SO4 के पास चली जाएगी, SO4 की वैलेंसी 2 है, वो इसके पास आ जाएगी। दोनों की 2 वैलेंसी लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या हो गया? ZnSO4 प्लस क्या निकला? हाइड्रोजन निकला। हाइड्रोजन अकेला एडजस्ट नहीं करता, डाइएटॉमिक स्टेट में एडजस्ट करता है, तो H2। और H2 क्या है? गैस है। गैस का सिंबल होता है कि आपने ऐसे एक एरो बना दिया, ठीक है, उड़ जाएगा। अब आप ये देखिएगा कि हमने ना पहला वाला जो चैप्टर था, पहले वाले चैप्टर में ये डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन और आपका रेडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, बहुत सारी रिएक्शंस करी। उनमें मैंने आपको एक रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी जिसमें CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम रिएक्शन करा देते हैं इसके साथ, वाटर के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम फूंक मारते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो गैस कौन सी बोली हमने? CO2, जो उसके थ्रू पास कराएंगे। तो आप ये देखना, ये जो पूरे क्लास 10th की केमिस्ट्री है, यहाँ पर 2 ही गैसेस मिलेंगी, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन। तो आप ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का बड़ा आसान सा टेस्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? क्विक लाइम या फिर सिर्फ लाइम, क्विक लाइम या फिर सिर्फ लाइम, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, ये क्या होता है? स्लेट लाइम या फिर लाइम वाटर, या फिर इसको लाइम वाटर भी बोल देते हैं। अब जो CaOH होल ट्वाइस है उसमें आपने कार्बन डाई फूंक मारी तो मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है भाई, ठीक है। तो CO2 निकला उस मुँह से, वो CO2 क्या कर देता है? उसको मिल्की कर देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही टेस्ट है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है वो ये है, इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, जैसे ये वाली आवाज़ निकलती है, पॉप साउंड, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि इसका ना एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई हमने, आप नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट इस वजह से दे रखा है क्योंकि ना कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में, केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादातर जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है 2 क्वेश्चंस की। जैसे पहला वाला चैप्टर था उसमें वो CaOH होल ट्वाइस वाला, ठीक है, और उसको कुछ ना कुछ इस तरीके से बना देंगे कि एक सीढ़ी बनी हुई है, फोटो आ जाती है पेपर में बनी हुई, सीढ़ी बनी हुई है, उसमें एक बंदा खड़ा हुआ है, पेंट की बाल्टी लेकर वो पेंट कर रहा है, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर एक कंपोनेंट है जो यूज़ करा जाता है इसमें पेंट के अंदर। पेंट पर लिखा हुआ भी है एशियन पेंट्स, है ना, उसकी बाल्टी लेकर खड़ा हुआ है, पेंट कर रहा है। अब उसको देख कर ही हो गया, अरे तो हमें पढ़ाया ही नहीं है, तो सिलेबस भी नहीं है। तो पेंट जितने भी बनते हैं
ज़्यादातर जो पेंट होते हैं उनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। तो आप समझ जाना कि भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला है ये। तो इसी तरीके से एक ऐसा आ जाएगा कि इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाकर दे देंगे। तो इसमें क्या है, आप ये देखिएगा कि ये एक स्टैंड है, सर पेंट में ऑक्साइड होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड कैल्शियम? हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर आपने छोटे छोटे इसमें जिंक के टुकड़े डाल रखे हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स, ये टेस्ट ट्यूब है, इसको बॉइलिंग ट्यूब भी बोल देते हैं। और फिर आपने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया। तो एसिड का और मेटल का जब रिएक्शन होगा तो अब जब इनका रिएक्शन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2SO4 और जिंक अलग अलग तो बचेगा नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4 बन गया यहाँ पर। ZnSO4 बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हाइड्रोजन गैस को निकलने के लिए आपने यहाँ पर एक ट्यूब लगा दी, इधर रबर कॉर्ड से इसको टाइटली बंद कर दिया कि इधर से और इधर से साइड से कहीं से ट्यूब लीक ना हो जाए, ठीक है, जो गैस है वो कहीं से लीक ना हो जाए। तो गैस को निकलने के लिए आपने केवल यही रास्ता छोड़ा, तो गैस यहाँ से निकली और यहाँ पर आपने ले लिया एक सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन, तो ये वही चीज़ है कि हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बीच में दिमाग में खुराफात आई, हमने कहा उल्टा फूक मार के देखते हैं क्या होता है, फूक मारते उल्टा गुड़ की आवाज़ आती है। ये वही चीज़ है कि यहाँ से गैस निकली, तो वो गैस यहाँ से जब सोप सॉल्यूशन से निकलेगी तो इसमें से क्या होगा, इसमें से वो सोप सॉल्यूशन के बुलबुले बनकर बबल्स वो हवा में उड़ जाएंगे। अब उनको फोड़ना था तो भाई ऐसे ही फोड़ देते, ठीक है, लेकिन ये प्रूव करके दिखाना था कि वो जो बुलबुले हैं उनके अंदर, बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। तो वो दिखाने के लिए क्या हुआ कि आपने एक कैंडल लेकर आए, तो वो जो बुलबुला है वो एक्सप्लोड कर जाता है, मतलब पॉप्स ऑन, फट जाता है, ठीक है, क्लियर। सोप सॉल्यूशन के अलावा सोप सॉल्यूशन लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सोप की फिल्म बन जाती है और उसके बबल्स बनकर तैयार हो जाते हैं, है ना। तो टूथपेस्ट का सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है ना, लेकिन अगेन उसके अंदर भी सोप तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जहाँ पर भी झाग उठ रहे हैं समझ लेना उसके अंदर डिटर्जेंट जरूर है,
चाहे वो कितना भी नेचुरल शैम्पू क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर डिटर्जेंट जरूर होता है। देख लेना, इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है, ठीक है। मतलब उसमें ऐसा रहता है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन वो जो झाग बनता है वो डिटर्जेंट से ही बनता है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। सर क्लास खत्म हो गई ना। तुम्हें कोई समझाता नहीं है वैसे? है? कोई समझाता नहीं? समझ आ तो रहा है मुझे आपकी बात। नहीं, हरकतें सुधारने के लिए। सर मैं अपने घर की ना एक ऐसी बच्ची हूँ, अगर मैं शांत होगी ना तो मेरे घर की रौनक चली जाती है, इसलिए मैं हंसती रहती हूँ। हंसना तो अलग चीज़ है, हरकतें उल्टी सीधी। सर क्या हरकत कर दी मैंने? अभी बैठ कर के जो हुआ है ये क्या चल रहा है? कुछ भी। चलिए भाई आगे चलिए। चलिए जी, अब ना पेज नंबर 7 पर बिल्कुल नीचे आ जाइए। कर्ड एंड अदर सोर फूड स्टफ सच एज विनेगर, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एटसेट्रा should not be kept in metal vessels, as this stuff contains acid and can react with metal to form poisonous metal compounds and can cause food poisoning. समझ गए? समझ गए। क्या समझे? मार्केट में कभी अचार खरीदने गए हो? गए। है ना? वो अचार टिन के डब्बे में मिला है कभी? नहीं। टिन की पैकिंग में क्यों नहीं मिलता? प्लास्टिक वो में होता है हाँ। या फिर कांच कांच के में में होता होता है, है। ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, उसके अंदर एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड समझ गए? इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं उसको, विनेगर वाला, ठीक है। तो वो जो एसिटिक एसिड है तो एसिड ना, वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और मेटल के साथ रिएक्ट करने के साथ साथ वो क्या करेगा, वो सॉल्ट बना देगा, और वो सॉल्ट ऐसा होगा कि वो बॉडी के लिए पॉइजनस होगा, तो बॉडी के लिए पॉइजनस होगा। अब उसी चीज़ से बचने के लिए अब उसमें एक प्रॉब्लम और होती है, कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लेना चाहिए। कांच की एक शीशी लेना, उसमें कोई अचार रख देना, ठीक है। और घर में जैसे चम्मचें होती हैं ना, चम्मचों का सेट होता है, 6 का सेट होता है या 12 का सेट होता है या 24 का सेट होता है, इस तरीके से। 6 का सेट इस वजह से होता है कि वो डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठते हैं ना, वो तो पता तो है। इसलिए 6 का सेट होता है। अब ऐसा भी होता है कि किसी किसी प्लेट में 2 चम्मचों की जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए 12 का सेट भी आता है। तो अगर कोई चम्मच थोड़ी बेकार हो, सेट की ना हो, उस चम्मच को ले लेना, और उस चम्मच को लेकर क्या करना, एक कांच की शीशी में अचार लेकर उसको कहीं छुपा देना करना, जहाँ पर मम्मी अक्सर ना जाती उस जगह छुपा देना, और वहाँ उसके अंदर वो चम्मच डुबा देना, और फिर देखना 4-5 दिन बाद ही वो जो चम्मच है, उस चम्मच के छोटे छोटे कोनों से वो चम्मच जो है ना खराब हो जाएगी, मतलब जिगजैग हो जाएगी। आपको ये लगेगा अरे इसका कुछ मेटल कहाँ गया। वो मेटल क्या होता है कि वो मेटल वो रिएक्ट कर जाता है एसिडिक। गॉड ब्लेस यू। मेरे से तो कोड ही करेगा। हाँ ये ठीक है। गोड कौन होता है ये? इसको दिमाग देगा थोड़ा। सुनिएगा, तो इस वजह से ऑरेंज जूस हो गया, कर्ड हो गया, एसिडिक कोई भी कंटेंट हो गया, या फिर पिकल्स हो गया, इन सबको कभी भी मेटलिक कंटेनर में नहीं रखते, क्योंकि क्या करते हैं कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाता है, और मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, मेटल को ईट अप खा जाता है। और जब मेटल को खा जाएगा तो फिर मेटल उस जगह से हट जाएगा। अब कंटेनर में मान लीजिए बॉटम से ही हट गया, तो सारा अचार उसका जो ऑयल वगैरह सब फ्लो कर जाएगा, बह जाएगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? बताओ। हाँ भाई बताओ। चलिए जी, पेज नंबर 8 पर 5वीं प्रॉपर्टी। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड्स जो हैं वो मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देते हैं। अब मेटल कार्बोनेट्स क्या है, देखिए हम ना एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कुछ कॉमन आयंस जो हैं जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं एसिड्स में, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। जैसे एक तो H2SO4 है, H2SO4 से मुझे क्या मिलेगा, सल्फेट, ठीक है। एक तो ये होता है, एक है HNO3, बहुत खतरनाक एसिड है, इससे खतरनाक कोई एसिड नहीं होता।
हाँ बॉम्बे में यूज़ होता है नाइट्रेट्स। ठीक है, HNO3 ये ऐसा होता है कि जनरली मिलिट्री वाले भी रखते हैं अपने पास कि अगर कोई एक ऐसा उन्होंने अपना बंकर बना रखा है या कोई भी एक ऐसा रूम बना रखा है जिसके अंदर सारे का सारा एम्यूनिशन है, सारे के सारे हथियार हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई आतंकवादी आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब वो आते ही सबसे पहले क्या करेगा, वो हथियार लूटेगा, ठीक है। हथियार लूट कर और तबाही मचाएगा। तो वहाँ पर जिस ऑफिसर को रखा जाता है उस ऑफिसर का एक रैंक होता है, उसको बोलते हैं क्वार्टर गार्ड, ठीक है। क्वार्टर को गार्ड करने के लिए वो रखा है, वो वहाँ पर रखा है। तो उसके पास जो है गन के अलावा एसिड गन भी होती है। अब वो एसिड गन जो है उसके अंदर HNO3 भरा रहता है। अब वो कुछ नहीं, वो आराम से बैठा रहता है और अगर किसी ने एंटर करा और एंटर करके लूटने की कोशिश करी, वो एसिड गन चालू कर देता है। एसिड गन चालू करते ही क्या होता है और कहाँ हिट करता है उससे, ये जो घुटने होते हैं ना, घुटनों के नीचे एसिड गन मारता है, गायब ही पैर ही गायब हो जाता है, पैर ही गायब हो जाता है, मतलब एकदम से मेल्ट हो जाता है। तो इतना खतरनाक एसिड है HNO3, ठीक है। और मार्केट में मिलता भी नहीं है। इसका कभी कोई रिएक्शन भी लैब में भी करा कर नहीं दिखाएंगे। लैब में H2SO4 अगर रिएक्शन करवा कर दिखाया जाएगा तो टीचर करवाएंगे उससे, नहीं तो HCl, क्योंकि HCl का ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा, HCl भी एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भाई किसी के कपड़े पर गिर गया या बैग पर गिर गया तो थोड़े बहुत धब्बे पड़े, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि वहाँ से आपकी स्किन ही खराब होगी, वो चीज़ नहीं होती उसमें, ठीक है। चलिए सर, हाँ जी, HNO3 और उसके साथ क्या मिला है जो ब्लास्ट होता है? ये एक सब्सटेंस बनता है, इसको नाइट्रोटोल्यूइन बोलते हैं, TNT। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा RDX सुना ना, है ना। तो RDX तो RDX जो होता है, RDX जो है वो भी एक्सप्लोजन के काम आता है, ठीक है। RDX के अंदर की कहानी क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, इसकी पता है TNT की। और TNT एक एक्सप्लोजिव होता है, ये तैयार करा जाता है जो पहाड़ वगैरह होते हैं ना, और पहाड़ों में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर मार्केट में मार्केट में मिलता नहीं है? मिलता है। इसके लिए सर मत बताओ। इसके लिए जो है स्पेशल अप्रूवल गवर्नमेंट की चाहिए होती है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को ही मिलेगा ये, वो बताएगा, वो लिख कर देगा कि मेरे को यहाँ पर सड़क बनानी है, मेरे को पहाड़ तोड़ना है, ठीक है। तो उसके लिए वो TNT एक्सप्लोसिव यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं मिलता मार्केट में, ये भी ऐसे ही नहीं मिलता सर। HNO3 हाँ, नाइट्रिक एसिड, ये हो गया HCl आपका हो जाएगा, ये बनेगा आयन जो है इसमें वो क्या है, क्लोराइड आयन हो गया। नहीं कहाँ से हो गया? अच्छा, ये आगे भी हो जाती है। आपने वॉश कितने साल से पहन रखी है? ये अभी पहनी थी आधे घंटे पहले, घर में थोड़ी पहन कर बैठता हूँ। नहीं, कितने साल पुरानी वॉच आप? पता नहीं, 4-5 साल। तो सर आपको यही बताइए आगे हो जाती है, पता करो फिर। अच्छा, दूसरा वाला था। अच्छा, अब जरा देखो कि तो सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, क्लोराइड हो गया। इसके अलावा तो ये तीनों तो एसिड है ही खतरनाक, ठीक है। HCl थोड़ा सा फ्रेंडली है, तो ये बहुत घातक है, मिलेगा नहीं, ये भी काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। पर अगर लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा तो काफ़ी डाइल्यूट फॉर्म में होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। एक एसिड और है जो कि हाँ एक एसिड और है, H2CO3, ये भी खतरनाक है। ना कुछ नहीं। अरे सर फिर क्यों पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं है तो? अरे तो मेरे को सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड ही पढ़ाने हैं, क्या वीक भी तो पढ़ाने हैं। तो ये हो गया कार्बोनेट, ये वाला जो आयन है ना कार्बोनेट हो गया। उसके अलावा एक और देखो, जैसे CH3COOH, तो CH3COOH में ये जो COOH है ये क्या कहलाता है, एसीटेट।
डेंजरस नहीं है, खा लेते हैं इसको तो खा लेते हैं, विनेगर ही तो है ना, इथेनॉइक एसिड विनेगर हो गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा जो पांचवी प्रॉपर्टी हम देख रहे थे, फोर्थ तो समझ में आ गया। पांचवी प्रॉपर्टी जो है एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ। एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ और बनेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर, है ना। या फिर एसिड रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ यहाँ पर भी सॉल्ट CO2 और वाटर। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये है कि जब आप रिएक्शन करवाएंगे ना तो यहाँ पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यहाँ मेटल कार्बोनेट है, तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों में ही सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों में अंतर जो है, अंतर क्या होगा? सब जो क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी का अंतर होगा कि एक में कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेटल कार्बोनेट वाले में डबल क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर हाफ क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी। वाटर कम या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर मैक्सिमम रिएक्शंस में वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट की तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा, बाई प्रोडक्ट ऐसा हो गया कि जैसे हम सर्दियों में बात करें तो ऑर्गेनिक ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की। जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। अब जो अल्कोहल है, अल्कोहल का ही एक कैटेगरी, एक टाइप होती है, उसको हम पेट्रोल बोल देते हैं। पेट्रोल एक अल्कोहल है। ठीक है, तो जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके लास्ट में ओल आ जाता है, अल्कोहल में भी लास्ट में OL आता है, ओल। ठीक है, तो जिसमें भी लास्ट में ओल आता है तो वो जो है वो आपका अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल का कंबस्शन करवाना, उसको जलवाना, वो गाड़ियों में हमने देखा है। तो आप ये देखिएगा कि सर्दियों में जब गाड़ियाँ स्टार्ट होती हैं तो आपने नोटिस करा होगा कि गाड़ियों का जो एग्जॉस्ट पाइप होता है, साइलेंसर जिसको बोलते हैं, जहाँ से पीछे से धुआं निकलता है, उससे से थोड़ी थोड़ी 2-4 बूंदें पानी की भी नीचे गिरती रहती है। ठीक है, तो वो सर्दियों में दिखाई देती है, गर्मियों में दिखाई नहीं देती। रीज़न क्या है कि गर्मियों में वो बहुत तेज़ी से इवेपोरेट हो जाती है, तो वो दिखाई ही नहीं देती है इस वजह से। और सर्दियों में इवेपोरेशन का जो रेट है वो बहुत स्लो डाउन होता है, तो इस वजह से वो कंडेंस होकर नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। तो कोई भी आप रिएक्शन देखें, मैं बता रहा हूँ सारे तो नहीं क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत हैं, 99% रिएक्शंस में वाटर जो है बाई प्रोडक्ट की तरह आता है। ऐसे ही हमने पहले वाला जो चैप्टर था उसमें भी हमने देखा था कि रेडॉक्स रिएक्शन में अगर कहीं पर H2O आ रहा है तो हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि भाई ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। तो वाटर बहुत सारे रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट की तरह काम करता है। आपको बस ये देखना है कि अगर किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। सेम जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा तो सॉल्ट प्लस CO2 बनेगा, H2O जो है वो बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा इतनी प्रॉपर्टीज़ करिए, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ। ठीक है, और जो पहला वाला चैप्टर है उसका मंडे को आपको टेस्ट है 3:30 बजे आपका जो टाइम है उसमें केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन आता है सर मंडे को। एक क्वेश्चन सर बताओ। जो बहरा होगा वो कौन सी